वह जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, उसके हाथ में छोटा सा सफेद बिल्ली का बच्चा था जिसे वह बारिश से बचाती हुई अंदर ले आई थी। सबने हैरानी से देखा क्योंकि वो तो यहाँ काम करने आती थी, लेकिन उसके ठाट बाट किसी नवाबी खानदान वाले थे। सुहाना, ये क्या है? रिया ने आंखें फैलाते हुए पूछा। यह बिल्ली का बच्चा, वो सफेद रुई जैसा मासूम सा बिल्ली का बच्चा इस वक्त सुहाना की गोद में सहमा हुआ सबको देख रहा था। अरे यार, तुम इसे ऑफिस में क्यों ले आई? राहुल ने माथा पकड़ लिया। तो फिर कहाँ छोड़ आती? सड़क पर। सुहाना ने मुंह बनाकर जवाब दिया। तुम्हें श्रेयस सर का पता नहीं? उन्हें जानवरों से बहुत एलर्जी है। अगर तुमने इसे बाहर नहीं किया तो वो हम सबको डांट देंगे। रिया ने धीरे से कहा। अरे ऐसे कैसे डांट देंगे? छोटे से बिल्ली के बच्चे से किसी को एलर्जी क्या होती है? राहुल भाई, जल्दी से कप में थोड़ा दूध गर्म करके लाओ, इस बेचारे को ठंड लग रही है। सुहाना का दिल बहुत नरम था। इंसान ही नहीं, जानवरों का दर्द भी वो महसूस करती थी, शायद क्योंकि उसका अपना दिल भी बहुत दुखा हुआ था। उसने बिल्ली को दूध पिलाया और अपनी गोद में बिठाकर गर्माहट देने लगी। ऑफिस का काम छोड़कर वो अब बिल्ली के साथ खेल रही थी। बाकी सबने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया क्योंकि सब जानते थे कि इस लड़की की नहीं चलती। लेकिन श्रेयस के पिता की तरफ से इसे खास छूट मिली हुई थी। तभी बिल्ली अचानक सुहाना के हाथ से निकल गई और कभी एक टेबल पर चढ़ जाती तो कभी किसी की गोद में। पूरा ऑफिस उस छोटे से बिल्ली के बच्चे की वजह से डिस्टर्ब हो चुका था। तभी पियून भागते हुए आया। सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। सबके चेहरे उतर गए। श्रेयस बहुत सख्त और गुस्सैल आदमी था। जितना वो स्मार्ट और हैंडसम था, उतना ही अंदर से रूखा और गुस्से वाला। कुछ दिन पहले ही उसके पिता ने कंपनी उसके हवाले की थी, वरना वो ज्यादातर वक्त विदेश में ही रहता था और यहाँ एडजस्ट करना उसके लिए मुश्किल था। ऊपर से यही सुहाना, जमींदार राकेश राठौर की बेटी, जिसने सबका जीना हराम कर रखा था, सबसे छोटी थी। काम आता जाता नहीं था, फिर भी मोटी सैलरी और ऊपर से रोज नया तमाशा। श्रेयस को उसे संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था। आज फिर उसने हद कर दी थी। श्रेयस अंदर आया तो सब खड़े हो गए। उसकी कड़क निगाहें पूरे ऑफिस पर घूमी। तभी टेबल के नीचे से सुहाना की मीठी सी आवाज आई। पूकी, मेरी प्यारी पूकी, बाहर आ जाओ। श्रेयस के कदम वहीं थम गए। सबकी नजरें सुहाना पर टिक गईं, जो हंसते हुए बिल्ली को गोद में लिए खड़ी थी। अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई जब उसने देखा कि श्रेयस गुस्से से उसे घूर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी। डर के मारे बिल्ली फिर से उसकी गोद से कूद गई और सबके बीच इधर उधर भागने लगी। श्रेयस का गुस्सा और बढ़ गया। राहुल, अभी के अभी इस बिल्ली को ऑफिस से बाहर करो, वो चिल्लाया। तो सुहाना दोबारा उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़ी, मगर फिर अपनी जगह ठिठक गई। बिल्ली का बच्चा आगे आगे भाग रहा था और राहुल उसके पीछे पीछे। आखिरकार वो पकड़ में आ ही गया। ले जाओ इसे, यहाँ से दूर छोड़ाओ, श्रेयस ने गुस्सा दबाते हुए कड़े लहजे में कहा। राहुल भाई रुको प्लीज। सुहाना ने फौरन अपनी कैप शॉल उतार कर बिल्ली को उसमें लपेट दिया। उसकी इस हरकत पर श्रेयस को और गुस्सा आ गया। ये लड़की आखिर इतनी बेवकूफ क्यों है? ऑफिस के नियमों की भी परवाह नहीं करती। उसने चारों तरफ देखा। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होने का दिखावा कर रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि नजर उठाकर सुहाना को देख भी ले। पूकी को इसमें लपेट कर ले जाओ, बाहर बहुत ठंड है। सुहाना अब खुद कांप रही थी, लेकिन फिर भी बिल्ली की फिक्र कर रही थी। राहुल ने एक नज़र श्रेयस की तरफ डाली, जैसे उसकी इजाजत चाह रहा हो। श्रेयस की आंखें उस शॉल पर टिकी, फिर होंठ भींचकर बोला, ठीक है ले जाओ, अभी और तमाशा नहीं चाहिए। फिर उसने सख्त नजरें सुहाना पर टिकाई। मिस सुहाना, मेरे कैबिन में आइए। उसका लहजा इतना ठंडा और डराने वाला था कि सबकी सांसें थम गईं। सुहाना अच्छे से दुपट्टा ठीक करते उसके पीछे पीछे कैबिन में दाखिल हुई। आज वो पीले सूट में सचमुच गुड़िया जैसी लग रही थी। श्रेयस ने घूरते हुए कहा, स्वेटर लेकर क्यों नहीं आई? सुहाना को लगा था कि वो बिल्ली के बच्चे के बारे में सवाल करेगा, मगर यह सुनकर हैरान रह गई। सर, आज जल्दी में भूल
भूल गई। उसने लंबी पलकों के साए में झिझकते हुए कहा। उसकी यह अदा श्रेयस के गुस्से को और भड़का गई। अब सारा वक्त इसी हालत में बैठकर काम करोगी? वो आगे झुककर उसकी फाइल पर कलम चला रहा था। सुहाना ने झट से खुद को देखा। उसका पहनावा ऑफिस की बाकी लड़कियों से कहीं बेहतर था। ऑफिस में ज्यादातर तो सिर्फ स्कार्फ ही लेती थी। हमने क्या बुरा किया सर? उसने मुंह फुलाकर कहा। श्रेयस ने उसे एक नजर देखा, फिर अपनी जगह से उठकर उसके और करीब आ गया। सुहाना थोड़ा घबरा गई और पीछे हट गई। यूं तो वो घबराने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन श्रेयस के सामने अजीब सी बेचैनी घेर लेती थी। उसकी आंखों की तेज चमक सुहाना को भीतर तक काट रही थी। सर्दी में इस तरह के कपड़े डूब मरने जैसा है। उसकी धीमी आवाज सुनकर सुहाना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर अपना दुपट्टा और कसकर ओढ़ लिया। आगे से बिना स्वेटर के मत दिखना मुझे, और यह बिल्ली वाले तमाशे हाँ मत सोचना कि मैं भूल गया हूँ। वो अपनी सीट पर वापस बैठ गया। सुहाना तुनक कर बोली, आप हमें ऐसे डांटिए मत, हमने कुछ गलत नहीं किया। आपने तो जुल्म किया है, इतनी ठंड में पूकी को बाहर निकाल दिया। वो इस वक्त उसके बच्चे का जिक्र करने लगी तो श्रेयस का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। सुहाना उस बिल्ली के बच्चे को उसके काल्पनिक बच्चे से जोड़ रही थी, जिसका तो अभी कहीं नामो निशान भी नहीं था। शादी होगी तो बच्चे आएंगे ना? उसकी यह मासूम बेबाक बात सुनकर श्रेयस गस खाकर गिरने वाला था। मिस सुहाना, आपकी जुबान बहुत चलती है, इसे बंद रखा कीजिए और जब खोला कीजिए तो सोच समझ कर। वो उसे गुस्से से घूर रहा था। एक तरफ उसे चिढ़ाने वाली बातें करता, दूसरी तरफ उसी की फिक्र में खोया रहता। इस एहसास को वो समझना ही नहीं चाहता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी इजाजत से काव्या अंदर आई। सर, ये आपने मंगवाया था? श्रेयस ने इशारे में पैकेट टेबल पर रखने को कहा। काव्या ने जाते जाते सुहाना को एक बार देखा और बाहर निकल गई। श्रेयस ने पैकेट खोला तो उसमें खूबसूरत पश्मीना की शॉल थी। सुहाना की आंखें हैरत से फैल गईं। श्रेयस उठकर शॉल उसके कंधों पर डाल आया। सुहाना बस उसे देखती रह गई। उसकी ग्रीन आंखों से जब नजरें मिली तो कुछ पल कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। तभी श्रेयस का फोन बज उठा। वो पीछे हट गया और कॉल रिसीव करने लगा। मिस सुहाना, अब आप जा सकती हैं। वहीं ठंडी और सख्त आवाज। सुहाना शॉल को अच्छे से लपेटती बाहर जाने लगी, फिर ठिठक कर रुकी। सर, इसकी जो भी कीमत है आप मेरी सैलरी से काट दीजिए। उसकी नाजुक मीठी आवाज पर श्रेयस ने उसे घूर कर देखा। कीमत? मिस सुहाना, तुम्हारी आधी से ज्यादा सैलरी कट जाएगी। फिर उसने सर झटक कर कॉल पर ध्यान दिया। कॉल पर एक महिला की आवाज थी। श्रेयस, ये लड़की कौन थी अभी जो ऑफिस में थी? दूसरी तरफ कविता जी थी। वो थोड़ी नर्म आवाज में पूछ रही थी। कोई नहीं दादी जी, ऑफिस में काम करने वाली। आप बताइए, सब खैरियत? श्रेयस ने घड़ी देखते हुए पूछा। तुम्हारे दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम आकर मिल लो उनसे। कविता जी के लहजे में अपनापन था। श्रेयस ने गहरी सांस ली। ठीक है, आ जाऊंगा। हैरानी की बात थी कि आज उसने बिना बहस किए हामी भर दी थी। कविता जी बेहद खुश हो गईं। उनकी आंखों में चमक आ गई। अच्छा श्रेयस, ये लड़की कौन है? नाम तो बता दो। ना जाने क्यों मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए बहुत खास है। श्रेयस के होठों से जैसे अनजाने में निकला सुहाना। सुहाना का नाम उसके लबों से निकलना ही उसके दिल की धड़कन को तेज कर गया। वाह, बहुत प्यारा नाम है। कविता जी ने दिल से तारीफ की। श्रेयस ने बात को टालने के लिए इधर उधर की बातें की और कॉल काट दी। गहरी सांस भरते हुए उसके जेहन में पुरानी यादें लौट आईं। रितु, उसकी एक्स वाइफ, जबरदस्ती उससे शादी करवाई गई थी, लेकिन रितु को उससे नहीं बल्कि उसके पापा के दोस्त के बेटे प्रियांक से प्यार था। रितु ने तो उससे पहले ही रिश्ता तोड़कर भाग जाने की कोशिश की थी। वो शादी निभाना नहीं चाहती थी। जब दादाजी ने श्रेयस की गैरत को ललकारा और उसे रितु को तलाक देने को कहा तो श्रेयस का खून खौल उठा। वो रितु से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसे तलाक देना अपनी तौहीन
लेकिन समझता था वो उसकी पत्नी थी, चाहे नाम की ही सही। उसे यह गवारा नहीं था कि ऋतु तलाक लेकर प्रियांक से शादी करे। उस वक्त तो उसका जी चाहता था कि ऋतु और प्रियांक दोनों को गोली मार दे। पराग जी ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया और बड़ी मुश्किल से श्रेयस को तैयार किया कि वो ऋतु को तलाक दे दे। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर उसके पैरों में रखनी चाहिए तो श्रेयस का दिल कांप उठा। पराग जी नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो। फिर तय हुआ कि श्रेयस पराग जी की बात मानकर चुपचाप ऋतु को तलाक दे देगा और उसका रिश्ता प्रियांक से कर दिया जाएगा। श्रेयस ने खामोशी से तलाक दे दी, लेकिन इसके बाद वो ऐसा चुप हुआ कि सबसे रिश्ते तोड़ बैठा। उसने हवेली की तरफ पलटकर भी नहीं देखा और दुबई लौट गया। लंबे अरसे बाद वो भारत आया और उसके साथ भारत की कड़वी यादें भी लौटी थी। उसे पराग जी से रिश्ते तोड़े 1 साल हो चुका था और जब से वो उनसे नाराज होकर गया था तब से पराग जी बिस्तर पकड़ चुके थे। उन्हें एहसास था उन्होंने अपने सबसे प्यारे पोते का दिल तोड़ दिया, वही पोता जो उन्हें सबसे ज्यादा अजीज था। अब श्रेयस 1 साल बाद अपने दादाजी से मिलने को राजी हुआ था। कविता जी जो हवेली को दुल्हन की तरह सजा रही थी, उनके जीते जी ये दिन आ गया था। यही सोचकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। ये साल तो तुम पहन कर ही नहीं गई थी ना? घर लौटकर उसकी माँ शांति जी ने गंभीरता से पूछा तो सुहाना ने छोटा सा जवाब देकर सारी बात बता दी। शांति जी ने शॉल को हाथ लगाकर देखा, वो काफी कीमती थी, कल इसे वापस कर देना। शांति जी ने बिना कोई लंबी बात किए सख्ती से कहा, माँ मैंने उन्हें कह दिया था कि वो इसकी कीमत मेरी सैलरी से काट लें और ये शॉल तो कितनी प्यारी है। सुहाना ने मासूमियत से कहा। शांति जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो, कल ये उन्हें लौटा देना, बात खत्म। माँ के सामने सुहाना कम ही बोलती थी। उसके बाबा की मौत के बाद माँ थोड़ी सख्त मिजाज हो गई थी। वो अक्सर चुप रहती थी या कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती थी। सुहाना जानती थी कि माँ के सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। एक वक्त था जब उसके बाबा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद भी उन्हें बचाया ना जा सका। इस हादसे के बाद उसके बाबा का बिजनेस भी टूट गया क्योंकि उनके पार्टनर ने धोखा देकर सब कुछ हड़प लिया था। इस सदमे ने उसके बाबा की जान ले ली। उस वक्त बाबा के सबसे करीबी दोस्त रंजीत ने ही उन्हें संभाला था। उन्होंने कोशिश की कि उस शख्स को ढूंढ सकें जिसने उनके दोस्त को धोखा देकर उनकी मौत की वजह बनाई, लेकिन पता नहीं लगा सके। रंजीत ने आर्थिक मदद करनी चाहिए मगर शांति जी ने लेने से साफ इनकार कर दिया। बड़े घर से निकलकर माँ बेटी एक छोटे से घर में आ गईं। उसी दौरान रंजीत जी ने सुहाना को अपने ऑफिस में नौकरी दिला दी ताकि उनका सहारा बन सके। अचानक अमीर से गरीब हो जाना आसान नहीं होता। एक तरफ पति का सहारा छिन जाना और दूसरी तरफ घर भी चला जाना। जिंदगी एकदम बदल गई थी। खाना बनाते बनाते शांति जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो अपने पति को याद करते हुए बोली, 6 महीने हो गए तुम्हें गए, लेकिन लगता है जैसे कल की ही बात हो। सुहाना माँ को रोता देख खुद भी उदास हो गई। माँ आप रो रही हैं? उसने आंसू पोंछते हुए पूछा। नहीं बेटा, बस आंखों में कुछ चला गया था, माँ ने नजरें चुराकर कहा। सुहाना ने माँ के आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, आप परेशान मत होइए, मैं कल शॉल लौटा दूंगी। मैं अपनी माँ को ऐसी ही शॉल लेकर दूंगी। इतना कहकर वो अपनी माँ के गले से लग गई। आज अगर राकेश जिंदा होते तो बिना कहे अपनी बेटी को ऐसी 10 शॉलें दिला सकते थे जो उसे पसंद आई थी। माँ बेटी दोनों अपने दुख की साथी थी। कविता जी और पराग जी श्रेयस का इंतजार कर रहे थे और इंतजार लंबा होता जा रहा था, लेकिन वो नहीं आया। पराग जी की बूढ़ी आंखें गेट पर टिकी थी। रात के 9 बज चुके थे पर उसके आने के कोई आसार नहीं थे। शायद किसी काम में फंस गया हो। कविता जी बार बार उसे फोन मिला चुकी थी लेकिन वो उठा नहीं रहा था। शायद आपको गलतफहमी हुई है, वो नहीं आएगा कभी भी, अपने दादाजी को माफ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर पराग जी की आंखों के कोने भीगने लगे। उन्हें अब भी एक उम्मीद थी कि वो आएगा, मगर वो उम्मीद टूटती दिख रही थी। दूसरी तरफ श्रेयस अपनी गाड़ी लिए हवेली के बाहर 2 घंटे से खड़ा था। न वापस जाने की हिम्मत हो रही थी और न अंदर कदम रखने की। दिल चाहता था कि अंदर जाकर तुरंत दादाजी को गले लगा ले, लेकिन दिमाग
दिमाग पुराने जख्म याद दिला देता। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने सोचा कविता जी का फोन होगा, लेकिन देखा तो सुहाना कॉलिंग लिखा था। इतनी रात को फोन क्यों कर रही हो? उसने थोड़ा सख्त लहजे में पूछा। दूसरी तरफ से सुहाना रोते हुए बोली, प्लीज जल्दी आइए, मम्मी आंखें नहीं खोल रही हैं, कब से आवाज दे रही हूँ, कुछ सुन नहीं रही, किसी को बुलाऊं तो समझ नहीं आ रहा। उसकी सिसकियां सुनकर श्रेयस का दिल कांप उठा। रो मत सुहाना, एड्रेस भेजो, मैं रास्ते में हूँ। उसने गाड़ी स्टार्ट की और फोन पर बात करते करते निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो सुहाना के बताए पते पर पहुंच गया। अंदर जाकर देखा तो शांति जी बेहोश थी। सुहाना रोते हुए बोली, पहले किसी भी मुसीबत में पापा के दोस्त रंजीत अंकल को फोन कर देती थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं हैं, तो मैंने बहुत सोच समझकर आपको फोन किया। श्रेयस ने शांति जी की नब्ज चेक की और बोला, हॉस्पिटल ले जाना होगा, चलो। सुहाना आंसू पोंछते हुए बोली, प्लीज ले चलिए। श्रेयस ने गहरी सांस ली, दिल बड़ा किया और शांति जी को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। सुहाना साथ थी। थोड़ी ही देर में वो उन्हें पास के हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। बाहर खड़ी सुहाना रोए जा रही थी। श्रेयस ने उसके पास खड़े होकर कहा, हिम्मत रखो सुहाना, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। तभी उसका मोबाइल फिर बजा। इस बार कविता जी का फोन था। उसने मजबूरी में कॉल रिसीव की। उधर से सिसकियों भरी आवाज आई, बहुत इंतजार करवा रहे हो श्रेयस, तुम्हारे दादा दादी इस दुनिया से चले जाएंगे, तब आओगे क्या? उनकी बात सुनकर श्रेयस का दिल कांप गया। दादी जी ऐसे मत कहिए, मैं आना चाहता था, लेकिन अचानक काम आ गया था। कविता जी फिक्रमंद आवाज में बोली, सब ठीक है ना श्रेयस? श्रेयस ने सुहाना और उसकी माँ की तरफ देखते हुए उन्हें पूरा हाल बता दिया। कविता जी की आवाज में इस बार मोहब्बत और मिठास थी। अच्छा वहीं रुको, उस मासूम बच्ची और उसकी माँ का ख्याल रखना। श्रेयस ने उन्हें नमस्ते करते हुए उम्मीद की एक डोर थमा दी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर बाहर आए और बोले, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, मुश्किल से कंट्रोल हुआ है, अब खतरे से बाहर है, ध्यान रखिएगा और हर थोड़ी देर बाद ब्लड प्रेशर चेक कीजिएगा। कुछ ही देर में शांति जी को होश आ गया। श्रेयस ने डॉक्टर से इजाजत लेकर उन्हें वापस घर छोड़ दिया। घर पहुंचकर शांति जी ने उसकी तरफ देखा और बोली, शुक्रिया बेटा, तुमने इतनी मदद की। इट्स ओके आंटी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। श्रेयस इतना कहकर जा चुका था, लेकिन सुहाना के दिल में अपनी मोहब्बत का एक कोमल फूल खिला गया। उधर दूसरी तरफ घर में तूफान मचा हुआ था। हजार बार कहा है तुमसे, मेरी बात का जवाब मत दिया करो, लेकिन तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती? प्रियांक ने रितु के हाथ पकड़कर उसे जोर से झंझोड़ा तो वो सहम गई। मैंने कुछ नहीं किया, वो कहना चाह रही थी, मगर प्रियांक ने उसे बिस्तर पर ऐसे धक्का दिया कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। पहलू पकड़कर वो दर्द से तड़प गई। खबरदार जो मेरे बारे में कहीं बाहर कुछ कहा तो मैंने तुम्हें ब्याह कर इस घर में इज्जत दी है, तुम जैसी भागी हुई लड़की को अपनाया और तुम मेरे घर वालों पर इल्जाम लगाओगी, जान से मार दूंगा तुम्हें। क्यों गई थी सिर खोले विपिन के सामने? विपिन प्रियांक का दोस्त था। वो गलती से घर के अंदर किचन के पास आ गया था। वहां उसकी नजर रितु पर पड़ गई। रितु तुरंत अपना सिर ढककर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन उसकी सास ने बात का बतंगड़ बनाकर प्रियांक के कान भर दिए और अब रितु की मुश्किलें बढ़ गईं। रितु 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसकी सास ने यह बात प्रियांक से छुपा रखी थी। रितु समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी सास क्या चाहती है, पर यह साफ था कि प्रियांक अब बदल चुका था। वो भी बाकी घर वालों की तरह रितु को सिर्फ अपनी इज्जत और जिद से जोड़कर देखने लगा था। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। प्रियांक ने उसके चेहरे पर दर्द साफ देखते हुए भी उसे सीधा किया और चिल्लाया, हमारा बच्चा। रितु ने पहलू पकड़कर रोते हुए कहा। उसकी हिचकियों ने प्रियांक को हिला दिया। उसकी नजर रितु के पेट पर जा ठहरी। वो दर्द से करहा रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने धक्का बहुत जोर से दे दिया था। प्लीज बच्चा बचा लो। रितु दर्द से कराह रही थी। ये सुनकर प्रियांक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वो फौरन रितु को बाहों में उठाकर बाहर लाया और बिना किसी से कुछ कहे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ा। रितु तड़प रही थी। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। प्रियांक का दिल घबराहट से कांप रहा था। अस्पताल पहुंचते ही उसने डॉक्टरों से कहा कि सिर्फ महिला डॉक्टर ही रितु को चेक करे। काफी
देर तक कोई खबर नहीं आई। प्रियांक के लिए हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। तो आखिरकार डॉक्टर बाहर आई और बोली, शुक्र मानिए बच्चा बच गया, वरना थोड़ी और देर हो जाती तो माँ और बच्चा दोनों को बचाना नामुमकिन था। आप इनकी केयर करें, ये शारीरिक रूप से कमजोर हैं, इनकी डाइट का खास ध्यान रखें और कुछ ताकत की दवाइयाँ देती हूँ, इन्हें समय पर देते रहिए। डॉक्टर की बात पर प्रियांक ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली, लेकिन अगले ही पल उसे ऋतु पर गुस्सा भी आया कि इतनी बड़ी बात उसने उससे क्यों छुपाई। 2 घंटे बाद वो ऋतु को गाड़ी में बैठाकर घर वापस आ रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था। ऋतु सर झुकाए आंखें मूंदे चुपचाप बैठी थी। दिल में अब भी डर था कि कहीं उसका बच्चा मुझे बताया क्यों नहीं, इतनी बड़ी बात क्यों छुपाए ऋतु। प्रियांक ने गाड़ी चलाते हुए गुस्सा दबाकर कहा। ऋतु ने उसकी तरफ देखा, फिर धीमे से बोली, सच आप सुन नहीं सकते और झूठ मैं बोल नहीं सकती। कितने अरसे बाद उसने प्रियांक को नाम से पुकारा था, लेकिन प्रियांक का गुस्सा और बढ़ गया। बात घुमाओ मत ऋतु, ये बच्चा मेरा है, इसके बारे में जानने का पूरा हक है मुझे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आपकी माँ ने मना किया था, ऋतु ने फौरन कहा। प्रियांक ने झटके से गाड़ी रोकी। क्या माँ ने क्यों मना किया? होश में तो हो ना तुम? उसकी बात पर ऋतु कड़वी हंसी थी। जानती थी आप यकीन नहीं करेंगे, पर यही सच है, वजह मुझे नहीं पता। इतना कहकर उसने चेहरा मोड़ लिया। प्रियांक ने घूरकर उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। ऋतु उसे ये नहीं बता सकी कि उसकी सास ने तो उसे जहर देने की कोशिश की थी, पर वो बच गई। अब जानबूझकर ऐसे हालात बना रही थी कि प्रियांक गुस्से में उस पर हाथ उठाए और उसका बुरा हाल हो। ऋतु ने आंखें बंद कर ली। घर पहुंचते ही सरिता जी दरवाजे पर खड़ी मिली। अरे कहाँ रह गए थे, कितनी देर लगा दी आने में, सब ठीक है ना? उन्होंने चिंता से पूछा। प्रियांक ऋतु को सहारा देकर अंदर ला रहा था। ऋतु की पकड़ उसके हाथों पर और कस गई थी, जिसे प्रियांक ने भी महसूस किया। प्रियांक ने माँ को ऋतु की प्रेगनेंसी के बारे में बताया। अरे वाह, मेरे घर में नन्ना मेहमान आने वाला है, इतनी बड़ी खुशी की बात तुम ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बता रहे हो? अरे जल्दी से मिठाई लाओ, मैं सबका मुंह मीठा कराऊंगी, सरिता जी खुशी से बोली। उनकी बातें सुनकर प्रियांक ने ऋतु की तरफ कड़ी नजर डाली, मानो कह रहा हो कि तुम झूठ बोल रही हो। ऋतु ने गहरी सांस भरते अपनी चालाक सास को देखा। ये लो, ये फाइल सर को देकर आओ। रिया ने सुहाना को फाइल थमाई। मैं? राहुल भाई को दे दीजिए ना। सुहाना हिचकिचाई। उन्होंने तुम्हें ही बुलाया है, और वो भी इस फाइल के साथ, रिया ने सख्ती से कहा। सुहाना गहरी सांस लेकर श्रेयस के कैबिन की तरफ बढ़ गई। इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुई। कैसी हैं आपकी माँ? श्रेयस ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना ठंडे अंदाज में पूछा। जी अब बहुत बेहतर हैं, आपका धन्यवाद कर रही थी, सुहाना ने झट से जवाब दिया। तो फिर ये वापस क्यों भेजी? श्रेयस ने उसके सामने सॉल रखते हुए पूछा। सुहाना ने वो सॉल अगले दिन ही लौटा दी थी। हम ये नहीं ले सकते, माँ कह रही थी ये बहुत महंगी है, हमारी पहुंच से बाहर, वो खुद हमें दिला देंगी, सुहाना ने मासूमियत से कहा। श्रेयस का दिल किया कि वो दुनिया की सारी सॉल लाकर उसके हवाले कर दे। इसमें क्या बुराई है मिस सुहाना? आपको पता होना चाहिए कि तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले की नीयत देखी जाती है। ना जाने श्रेयस कैसे ये बात कह गया। सुहाना हैरानी से मुंह खोले उसे देखने लगी। आप हमारे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? उसकी बात पर श्रेयस सचमुच चौंक गया। मिस सुहाना, आर यू इन योर सेंस? उसने तिरछी नजर से उसे देखा। आपसे इतना महंगा गिफ्ट क्यों लेंगे हम? सुहाना नाक मुंह टेढ़े करते हुए बोली। श्रेयस कुर्सी से उठकर उसके पास आया। क्यों, इसमें बुराई क्या है? मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ना जाने वो कैसे इस हद तक बेफिक्र हो रहा था। अच्छा लगने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपसे गिफ्ट लेना शुरू कर दें। वैसे तो हमें राहुल भैया भी अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे हैं, सबके काम करते हैं। सुहाना ने चुटकी ली। 1 मिनट में सुहाना, आप कोई और उदाहरण भी दे सकती थी। श्रेयस के माथे पर बल पड़ गए और वो वापस अपनी सीट पर आ गया। खैर ये फाइल दो मुझे।
उसने हाथ बढ़ाया, मेरे लिए कॉफी लेकर आना। अगला आदेश भी दे डाला, राहुल भैया के हाथ भिजवा दूंगी। सुहाना ने झट से कहा, तुम क्यों नहीं ला सकती? क्या तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है? श्रेयस ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं, कल हम फर्श धो रहे थे तो नंगे पाँव फिसल गए, बस थोड़ा चोट आ गई। चोट लगी है तुम्हें? श्रेयस का दिल अचानक कस गया। नहीं, ज्यादा नहीं, बस पाँव में मोच है। फिर तो तुम्हें छुट्टी करनी चाहिए थी। सोचा था, पर माँ ने कहा कि छुट्टी करोगी तो तनख्वाह कट जाएगी, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? सुहाना की मासूमियत से श्रेयस चुप हो गया। इतने अरसे बाद वो उससे इतना बात कर रहा था। कितने साल की हो? उसने नजरें चुराते हुए पूछा। 25 साल, सुहाना ने फौरन कहा। श्रेयस ने मन ही मन सोचा, ये मुझसे 5 साल छोटी है, पर ये दिल क्यों बेकाबू हो रहा है। इधर प्रियांक की हवेली में रितु किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी। अचानक उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो एक अजनबी मर्द विपिन उसे घूर रहा था। रितु ने घबराकर फौरन दुपट्टा चेहरे पर डाल लिया। क्या खूबसूरती छुपा कर रखी है प्रियांक ने? तभी तो बाहर किसी और लड़की के पीछे नहीं पड़ता। विपिन सातिराना हंसी हंसा। रितु वहां से निकलना चाहती थी, पर विपिन ने उसकी कलाई पकड़ ली। इस पर रितु का हाथ उसके गाल पर जा पड़ा। विपिन पागल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाए? उसने उसकी कलाई जोर से मरोड़ दी। रितु की चीख हवेली में गूंज गई। तभी प्रियांक, जिसे अपनी माँ सरिता जी ने फोन करके बुलाया था कि रितु अकेली है, हवेली की तरफ लौट रहा था। किचन से रितु की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर उसका दिल थम गया। जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा विपिन दोनों हाथों से रितु का दुपट्टा पकड़े था। उसी पल रितु ने जलती चाय की केतली उठाकर उसके मुंह पर उछाल दी। विपिन दर्द से तड़पकर पीछे हटा, लेकिन उसके छींटे रितु पर भी गिरे। गुस्से में पागल विपिन फिर उसकी तरफ बढ़ा, मगर इस बार प्रियांक बीच में आ गया। उसने विपिन की कलाई पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ी कि उसकी चीखें हवेली में गूंज उठी। छोड़ो मुझे, कसूर मेरा नहीं, तेरी बीवी ने बुलाया था, मुझे कहा था कि अकेली हूँ, आ जाओ। पर तुझे देखकर इसका रंग बदल गया। विपिन बकवास करने लगा। रितु हैरानी से उसे देखने लगी। खबरदार, अगर मेरी बीवी के बारे में एक और गलत लफ्ज बोला तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, प्रियांक चिल्लाया। उसकी चीखती आवाज से रितु सहम गई और कान बंद कर लिए। प्रियांक ने विपिन को मारते मारते बाहर फेंक दिया। तभी गार्ड भागता हुआ आया। कहाँ मरे हुए थे तुम? ये अंदर कैसे आया? प्रियांक ने चिल्लाते हुए पूछा। सर, बाथरूम गया था, गार्ड कांपते हुए बोला। उधर विपिन जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके नाक से खून बह रहा था, जिसने पूरे आंगन को लाल कर दिया। उसके बाजू की हड्डी को तोड़कर उसने रख दिया था। उठाओ इस विपिन को और ले जाकर इसे कमरे में बंद कर दो। भूखा प्यासा रखना इसे, ताकि दोबारा कभी हमारे परिवार की इज्जत पर आंख डालने की हिम्मत ना कर सके। प्रियांक ने पांव की ठोकर से विपिन को जोरदार लात मारी और वह गेट के पास लुढ़कता चला गया। गार्ड ने फौरन से उसे वहां से बाहर निकाला और प्रियांक अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता हुआ किचन की ओर बढ़ा, जहां रितु अभी भी सहमी अपनी जगह पर अपनी कलाई दबोचे खड़ी थी। दर्द से वो रो रही थी। प्रियांक, मैंने नहीं बुलाया उसे, वो झूठ बोल रहा था। रितु बुरी तरह कांप रही थी। उसे प्रियांक से पहले इतना खौफ कभी नहीं आया था। उसे यही लगा था कि उस शख्स को मारने के बाद अब प्रियांक उस पर हाथ उठाएगा, लेकिन प्रियांक ने धीरे से उसकी कलाई थामी तो वह सिसक उठी। उसकी आंखों में झांकते हुए जब वो उसके करीब आया तो रितु की सांस जैसे रुक गई। धीरे से उसके गालों से आंसू पोंछते हुए वह उसे अपने होने का एहसास दे रहा था। वो हर दर्द की दवा बन गया था। अजीब सी मोहब्बत थी कि कोई दर्द अब महसूस ही नहीं हो रहा था। उस एक स्पर्श को वह कितने अरसे से तरस रही थी। आज उसी एक लम्हे ने उसे जिंदगी बख्श दी थी। उसकी आंखों में भरोसा जगाते हुए उसने उसकी कलाई को सीधा कर दिया कि रितु दर्द से चिल्ला उठी। बेयकीनी से प्रियांक को देखा, जिसने अगले ही पल उसे पकड़ा और कमरे की तरफ ले गया। उसे बेड के पास बिठाया। प्रियांक फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसकी जली हुई कलाई पर मरहम लगाने लगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना प्रियांक? उसने नम आंखों से पूछा। पागल हो तुम? बीवी हो मेरी, मैं जानता हूँ।
तुम सर से पैर तक सिर्फ मेरी हो, उसे गले से लगाते हुए कहा। आज अगर मैं वक्त पर ना आता तो तुम खुद को इतना कमजोर मत समझो। याद रखना, जब इज्जत की बात आए तो ऐसे डट कर लड़ो, सामने वाले को सबक सिखाओ। तुम्हारा ये पति तुम्हारे साथ खड़ा है। उसके माथे पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा। और उस पल ऋतु दिल से प्रियांक के मन में समा गई थी। इसी एक भरोसे के लिए तो वह जी रही थी। और प्रियांक अंतर ही अंदर जानता था कि उसकी माँ की असलियत अब खुल चुकी है, जिन्होंने 5 महीनों से उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। लेकिन वह माँ के लिए कुछ गलत कहते हुए भी झिझक रहा था। श्रेयस अपने गार्डन एरिया में था, ब्लूटूथ लगाए किसी प्रोजेक्ट की मीटिंग में बात करते हुए टहल रहा था कि अचानक एक कॉल ने उसे डिस्टर्ब किया। कॉल सुहाना की थी। उसने फौरन कॉल रिसीव की। क्या हुआ सुहाना, सब ठीक है? वो फौरन बोला। और सुहाना जो गुस्से में उसे सुनाने आई थी, एक पल को चुप रह गई। हेलो सुहाना, सुन रही हो? तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। हाँ, हम ठीक हैं। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? सुहाना खफा हुई। मैंने क्या किया? ज्यादा मासूम मत बनिए। आपकी दादी हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी। अब की बार सुहाना ने गुस्से से कहा। क्या मेरी दादी तुम्हारे घर? उन्हें एड्रेस किसने दिया? श्रेयस सच में हैरान था। ज्यादा बातें मत बनाइए, हमें सब पता है। ये सब आपका किया हुआ है। सुहाना नाक भौं सिकोड़ती बोली। अच्छा चलो मान लिया, फिर अब क्या करोगी? मैं खुद रिश्ता लेकर आ जाऊंगा। श्रेयस ने जानबूझकर छेड़ा। जी नहीं, हम शादी नहीं करना चाहते किसी भी हाल में। सुहाना ने तुरंत इनकार कर दिया। वजह? श्रेयस ने सीधे पूछा। कोई वजह नहीं। उसका लहजा धीमा पड़ गया। हमें अभी पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, पापा का सपना पूरा करना है। शादी कर ली तो फिर ये सब अधूरा रह जाएगा। उसकी बातें इतनी मासूम थी कि श्रेयस अनचाहे ही मुस्कुरा पड़ा। एक पल को उसे लगा कि शायद सुहाना किसी और को चाहती है। तुम्हारे सारे सपने मैं पूरा करूंगा, उसने भरोसे से कहा। सुहाना का दिल पहली बार जोर से धड़का। आप हमसे मोहब्बत तो नहीं करते? उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। शायद पहली नजर की मोहब्बत है। श्रेयस का लहजा गहरा था। वो अमीर, खूबसूरत मगर खड़ूस सा शख्स उससे अपना इजहार मोहब्बत कर रहा था। सुहाना ने घबराकर फोन बंद कर दिया। उसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक उठी। पहली बार किसी ने उससे इस तरह मोहब्बत का इजहार किया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कैसे रिएक्ट करे। दादी जी, आप ऐसे कैसे वहां चली गईं? अगली सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते हुए श्रेयस फोन पर दादी से नाराजगी जता रहा था। बेटा, पैदल थोड़ो गई थी, गाड़ी से गई थी। कविता जी हल्का हंसते हुए बोली। लेकिन एड्रेस कहाँ से मिल गया? एक बार मुझसे पूछ तो लेती ना। ऐसे अचानक उनके घर जाना ठीक नहीं लगा मुझे। श्रेयस थोड़ा अपसेट हुआ। बेटा, उन्होंने बहुत इज्जत दी। उनकी माँ से तो मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। जब उनके पति जिंदा थे तब अपनी बीवी को लेकर अक्सर हवेली आया करते थे। बहुत नेक और शरीफ इंसान थे। तुम्हारे पापा के दोस्त थे। श्रेयस ने ठंडी सांस भरी। तो आपको उन्होंने हाँ कर दी? उसने संभल कर पूछा। ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर मेरा पोता है, खानदान का बड़ा बेटा, कैसे मना कर देती? बल्कि वो तो कह रही थी कि 1 हफ्ते में शादी कर लो। कविता जी बेफिक्री से बोली। व्हाट, इतनी जल्दी? श्रेयस ने माथा पकड़ लिया। हाँ बेटा, उनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। सुहाना के लिए बहुत परेशान है। बेचारी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कविता जी ने दुखी होकर कहा। चलिए ऑफिस से वापस आकर बात करता हूँ। दादाजी कैसे हैं? इतने दिनों से बात नहीं हो पाई। तुम खुद पूछ लेना बेटा, बहुत याद करते हैं तुम्हें। कविता जी का लहजा नम हो गया। ठीक है, नमस्ते। श्रेयस ने कॉल बंद कर दी। कहते हैं वक्त बड़ा मरहम है, लेकिन उसका ये जख्म भरने की बजाय नासूर बन गया था। उसके ईगो पर गहरी चोट लगी थी जिसे वो अब तक दबाकर जी रहा था। कई बार दिल चाहता था ऋतु और प्रियांक दोनों को गोली मार दे, मगर फिर दादाजी की याद आ जाती और वो खुद को रोक लेता। पूरे 1 साल से उसने उन्हें देखा भी नहीं था, न देखना चाहता था। वो अपने बंगले में रहता था, कविता जी हवेली में और बाकी लोग अपने अपने घरों में।
उसके पिता रंजीत जी की वापसी इसी हफ्ते होनी थी। वो विदेश गए हुए थे और श्रेयस ने उन्हें खबर भी दे दी थी। इस बात से वो बेहद खुश हुए थे। जैसे ही श्रेयस ने ऑफिस में कदम रखा सब अलर्ट हो गए, लेकिन उसकी नज़र जैसे ही सुहाना की खाली सीट पर पड़ी दिल बुझ सा गया। वो आज नहीं आई थी। अक्सर स्टाफ उसे कनखियों से देखता रहता था। अपने कैबिन की ओर बढ़ते हुए श्रेयस ने सोचा, लेकिन जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। ऑफिस का बुरा हाल था। हर चीज बिखरी पड़ी थी, फाइलें, कागज सब इधर उधर। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर तूफान आया हो। वो कुछ समझ ही रहा था कि अचानक टेबल के नीचे से सर निकला। श्रेयस ठिठक गया। सामने सुहाना थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा। श्रेयस की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये क्या बदतमीजी है, क्या हाल बना दिया है मेरे ऑफिस का। वो भड़क पड़ा। उसी पल सुहाना के हाथ से बिल्ली का बच्चा फिसलकर फिर से टेबल के नीचे घुस गया। सुहाना सहम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्रेयस इतनी जल्दी आ जाएगा। असल में सुबह उसने उस बिल्ली के बच्चे को बाहर ठंड से कांपते देखा था तो दया आ गई और वो उसे अपने साथ ऑफिस ले आई। लेकिन नटखट बिल्ली ने सीधे श्रेयस के कैबिन का रुख कर लिया और सब बिखेर डाला। सुहाना अब तक शर्मिंदा खड़ी थी और सामने श्रेयस की आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। अपना लैपटॉप एक तरफ पटकने वाले अंदाज में रखते हुए श्रेयस सुहाना की तरफ गुस्से से बढ़ गया। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई इस बिल्ली के बच्चे को मेरे ऑफिस में लाने की। पास आकर वो इस कदर चिल्लाया कि सुहाना ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। आंसू टप टप उसकी पलकों से गिरने लगे। श्रेयस कुछ और सख्त बोलने ही वाला था, लेकिन उसके आंसू देखकर खुद पर काबू कर गया। फिर भी अपने ऑफिस का हाल देखकर उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। जब से ऑफिस में आई हो सब कुछ बिगाड़ा है, कोई ढंग का काम नहीं किया आज तक तुमने। वो अपना गुस्सा चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी बात सुनते ही सुहाना ने आंखें झट से खोली। उसकी आंखों में शिकवा था। इस तरह देखना श्रेयस को और खींच गया। माथे पर बल डालते हुए उसने इंटरकॉम पर रिया को बुलाया। पूरा ऑफिस ठीक करें और बिल्ली के बच्चे को ढूंढकर बहुत दूर छोड़ आएं। हमें आपसे शादी नहीं करनी। अचानक सुहाना की रोती भरी भरी आवाज सुनकर वो ठिठक गया। इस वक्त ऑफिस में सफाई का काम शुरू हो चुका था और श्रेयस किसी के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहता था। इसलिए उसने सुहाना की कलाई थामी और उसे ऑफिस से लगे छोटे से कमरे में ले गया। क्या कहा, फिर से बोलो। वो 2 कदम की दूरी पर खड़ा गुस्से से बरस रहा था। हमें मत डराइए, हमें अम्मा के पास जाना है। सुहाना हिचकी भरते हुए बोली, भेज दूंगा तुम्हें अम्मा के पास, लेकिन ये बताओ शादी से इनकार करने की वजह क्या है। श्रेयस और करीब आया तो वो सहम कर पीछे हट गई। आप जालिम हैं। आप एक छोटे से बिल्ली के बच्चे के साथ इतनी दुश्मनी रखते हैं तो कल को अपने बच्चों के साथ क्या सलूक करेंगे। उसकी मासूम और अजीब मिसाल पर श्रेयस थम गया। सामने खड़ी लड़की कितनी आसानी से बच्चों का जिक्र कर रही थी। बच्चों का नाम सुनते ही उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। जब वक्त आएगा ना तब देख लेना कितने प्यार से रखूंगा उन्हें। वो अब की बार धीमे स्वर में बोला, झूठ, आपको बच्चों से प्यार ही नहीं है। वो रोती हुई बोली, अरे बिना शादी के बच्चों से प्यार कैसे करूं। और रोना बंद करो, इतना भी नहीं डांटा मैंने तुम्हें। श्रेयस का लहजा काफी नरम था। हमें वो बिल्ली का बच्चा चाहिए। वो उसके नरम पड़ते ही फौरन अपनी बात कह बैठी, जी नहीं, उस गधे के बच्चे ने पूरा ऑफिस खराब कर दिया। श्रेयस ने फिर डांट लगाई, गधा नहीं, बिल्ली का बच्चा है और बहुत क्यूट है। वो खेल रहा था, थोड़ा शरारती है लेकिन हमें पसंद है। सुहाना ने आंखों में नमी लिए रिक्वेस्ट के अंदाज में कहा, मैं क्यों दिलाऊं तुम्हें बिल्ली का बच्चा, तुम तो शादी से मना कर चुकी हो। श्रेयस ने हाथ बांधते हुए कहा, नहीं, हम अपना इनकार वापस लेते हैं। आप बस हमें बिल्ली का बच्चा लौटा दीजिए। उसका बाजू थामे वो शर्माते हुए बोली। उसके करीब आकर ऐसे रिक्वेस्ट भरे लहजे में कहना श्रेयस को ठिठका गया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे कि तभी मोबाइल पर कॉल आई। सर, ऑफिस क्लियर है। उस बिल्ली के बच्चे को मौसम के हवाले मत करना। उसके लिए लकड़ी का छोटा सा घर बनवाना। श्रेयस ने फोन पर आदेश दिया। जी सर। राहुल हैरान रह गया। उसे मालूम था कि श्रेयस को जानवरों से सख्त एलर्जी है और आज वही बिल्ली के बच्चे के लिए लकड़ी का घर बनवाने का हुक्म दे रहा था। आप कितने अच्छे हैं। सुहाना अपनी खुशी छुपा नहीं पाई और बेकाबू होकर श्रेयस के हाथ से लिपट गई। श्रेयस का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया।
बी इन योर लिमिट्स। वो गुस्से से बोला तो सुहाना सहम कर पीछे हट गई। सॉरी, वो जज्बात में आकर ये कर गई थी, लेकिन तुरंत अपनी गलती मान भी गई। श्रेयस बाहर आ गया जहां उसका ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी होने वाली बीवी को बिल्लियों से इश्क था और वो जानवरों से कोसों दूर भागता था। ये जोड़ी आगे चलकर क्या धमाका करने वाली थी। रुक जाइए माँ, इससे पहले कि सरिता जी रितु को जहर का इंजेक्शन लगाती, प्रियांक की अचानक आवाज ने उनका हाथ रोक दिया। रितु की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी खुद को और अपने आजन्मे बच्चे को इन जालिमों से बचाने की, लेकिन सरिता जी ने अब नर्स को बुलाकर ये काम करवाना चाहा था, जो प्रियांक की तेज नजरों से डर गई और रितु को छोड़ दिया। रितु लड़खड़ा गई लेकिन हार नहीं मानी और संभलते हुए प्रियांक की ओर बढ़ी। प्रियांक, इस लड़की को अभी इसी वक्त तलाक दो, ये मेरा हुक्म है, सरिता जी गुस्से से बोली। प्रियांक ने रितु को अपने गले से लगा लिया और बहुत खामोशी से उसका सर सहलाने लगा। रितु को ऐसा लगा जैसे इस नरक ने उसे उसका सहारा मिल गया हो। प्रियांक ने होश खो दिए थे और बस रितु को अपने गले से लगाए रखा। प्रियांक, सुना नहीं तुमने? इस भागी हुई लड़की को अभी तलाक दो। सरिता जी का सख्त लहजा गूंजा। बस माँ, अब और मत बोलिए। रितु मेरी बीवी है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है और आप मेरी बीवी और बच्चों को ही मारने चली थी। कैसी माँ हैं आप? प्रियांक दुख से बोला। अब अगर एक और बार आपने मेरी बीवी या बच्चे के खिलाफ कोई गलत बात कही तो आप मेरा मरा हुआ चेहरा देखेंगी। और आप जो यह बार बार कहती हैं भागी हुई लड़की, वह किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए ही भागी थी, क्योंकि वह मुझसे प्यार करती थी और मेरे साथ ही रहना चाहती थी। उसने तो बस अपने प्यार को निभाने के लिए हिम्मत दिखाई। इस हद तक हिम्मत हर किसी में नहीं होती कि अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर भी प्यार को निभा सके। उसके इतने सख्त अल्फाज सुनकर सरिता जी सहम गई। आज बस दुख इस बात का है कि मैं आपका बेटा हूँ। ये कहकर प्रियांक रितु को लेकर कमरे से ही नहीं बल्कि घर से बाहर निकल गया। अरे ये कहाँ जा रहे हो? सरिता जी उसके पीछे भागी, लेकिन वो रितु को गाड़ी में बिठाकर वहां से जा चुका था। एक लौता बेटा था उनका और आज वो भी उनसे दूर चला गया। वो आंसू बहाती रह गई और पछताने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा। प्रियांक ने रितु को लेकर पराग जी की हवेली जाने का इरादा किया। वो उसके पापा के दोस्त का घर था और उसे यकीन था कि रितु यहाँ सुरक्षित रहेगी। दादाजी और दादी के पास हवेली में श्रेयस और सुहाना की शादी हो रही थी। सुहाना दुल्हन बनकर हवेली आई। पूरे घर में सुहाना का बेहद प्यार से स्वागत किया गया। आखिर वो श्रेयस की बीवी थी। हवेली दुल्हन की तरह सजी थी, हर तरफ खुशियां थीं। वो नाजुक सी छुई मुई दुल्हन घूंघट में बैठी थी। उसकी धड़कनें तेज थी और श्रेयस बस उसे देखता ही रह गया। अचानक मेन गेट से एक गाड़ी दाखिल हुई। उसमें से निकलने वाली दो हस्तियों को देखकर श्रेयस के जबड़े भींच गए। वो सख्त लहजे में खड़ा हो गया और सामने खड़े लोग भी ठहर गए। प्रियांक के साथ खड़ी रितु उसका हाथ कसकर थामे हुए थी। उसकी मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। श्रेयस की गर्दन अकड़ गई। उसने सुहाना की ओर देखा। उसके अंदर का सब्र जैसे कम होता जा रहा था और ये किसी मौत से कम नहीं था। उसकी आंखों में खून उतर आया क्योंकि श्रेयस की शादी हो रही थी। दिल ही दिल में प्रियांक उसके लिए खुश हुआ था। जब से रितु से शादी करके वो उससे दूर हुआ था, अपनी जिंदगी में हंसना बोलना जीना जैसे छोड़ चुका था। उसे हर पल लगता था जैसे श्रेयस की जिंदगी से खुशियां निकाल फेंकने वाला वही है। वो खुद को श्रेयस का गुनहगार मानता था। दरअसल श्रेयस, प्रियांक और रितु अच्छे दोस्त थे। श्रेयस की शादी रितु से करवा दी गई क्योंकि श्रेयस के पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे और रितु के पापा उनके साथ रिश्तेदारी जोड़कर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। जबकि रितु प्रियांक से शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रियांक के साथ रितु के पिता ने उसकी शादी नहीं करवाई और उसे श्रेयस से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। तीनों ही एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। प्रियांक रितु को साथ लिए हवेली में दाखिल हुआ तो दादाजी ने उसे वहीं रोक दिया।
रुक जाओ, इस हवेली के दरवाजे तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लिए बंद हैं, लगता है भूल गए हो, दादाजी ने सख्त लहजे में टोका। रितु की आंखें आंसुओं से भरी थी, उनकी हालत साफ बता रही थी कि वो तकलीफ में हैं। प्रियांक बोला, दादाजी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, हमें आपकी जरूरत है, इस वक्त हमारे सर पर छत नहीं है। वो रितु का हाथ पकड़कर उनके करीब आया। दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब 1 साल पहले तुमने रितु से शादी की थी तब साफ कहा था तुमसे कि इस हवेली में लौट कर मत आना, तो अब क्यों आए हो? आज मेरे पोते श्रेयस की जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी का दिन है। आज उसने अपना दिल मेरे सामने खोल दिया, मुझे मेरा श्रेयस वापस मिल गया और तुम इसे छीनने आ गए। दादाजी ने लाठी पटक दी। उनका गुस्सा सब पर भारी था। प्रियांक वहीं रुक गया। श्रेयस की मुट्ठियां भींची हुई थीं। वो इस वक्त सचमुच बेकाबू लग रहा था। प्रियांक का सिर झुका था, चेहरे पर गहरी फिक्र और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो चाहता तो रितु को अपने फार्म हाउस ले जाता, लेकिन रितु की हालत ऐसी थी कि उसे दादी की देखभाल की सख्त जरूरत थी। प्रियांक रितु को अकेला नहीं छोड़ सकता था, लेकिन यहाँ तो सब नाराज हो गए थे। वो कितनी भी मिन्नत करता, उसकी खुददारी टूट जाती। दादाजी ने रितु का हाथ छुड़ाकर वापस धकेलना चाहा ही था कि तभी श्रेयस की आवाज गूंजी, दादाजी आप जानते हैं मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने नहीं आया हूँ, मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगा। तो यहाँ कौन रहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका लहजा सख्त था, लेकिन साफ लग रहा था कि ये सब उसने प्रियांक की फिक्र में कहा है, क्योंकि कुछ तो हुआ था कि वो अचानक रितु को लेकर यहाँ आया था। श्रेयस की बात सुनकर दादाजी भी खामोश हो गए। दादी माँ ने फौरन कहा, प्रियांक रितु को लेकर अंदर जाओ। उन्होंने हालात संभालने के लिए उन्हें वहां से हटाना चाहा, खास तो वो भी थे। बाद में उनसे बात करने का इरादा कर लिया और फिर श्रेयस और सुहाना की ओर बढ़ गई। सुहाना हैरत से ये सब देख रही थी। उसे श्रेयस के सजाए हुए खूबसूरत कमरे में ले जाया गया। कमरा देखकर सुहाना का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। अजीब से एहसासों ने उसे घेर लिया। दादी माँ न जाने उसे क्या क्या समझा कर जा चुकी थी। सुहाना बस सिर हिलाती रही, जबकि उसे कुछ समझ नहीं आया। घड़ी की सुइयों के साथ वक्त सरकता गया, लेकिन श्रेयस कमरे में नहीं आया। उसका इंतजार करते करते सुहाना दीवार से टेक लगाकर आंखें मूंदे सो गई। श्रेयस ने कहा, दादाजी वो मुश्किल में है, उसे मत निकालिएगा। उन्होंने श्रेयस की तरफ देखा। श्रेयस जिसकी वजह से हमने इतने साल तुम्हें खो दिया था, आज जब वापस मिले हो तो वो फिर से आ गया। दादाजी बस तुम्हें देखकर ही जीते रहे। मैं सब भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। ये बात करने के वो काफी देर बाद कमरे में आया। उसकी सुहाना सो रही थी। श्रेयस ने दरवाजा लॉक किया और उसके पास आया। उसका घूंघट हटाया तो लगा जैसे बादलों के पीछे से चांद निकल आया हो। वो झुककर उसके माथे को सहलाने लगा कि सुहाना ने झट से आंखें खोल दी। वो उसे देखने लगी। आप कब आए? हम कब से इंतजार कर रहे थे। वो थोड़ा ऊपर होकर बैठ गई। नींद की खुमारी में उसकी आंखों में लाल डोरे थे, लेकिन आवाज में बेसब्री साफ थी। श्रेयस का दिल भीतर तक भीग गया, ये सोचकर कि कितना सुकून था कि कोई उसके लिए सज सवर कर बैठा था और इंतजार कर रहा था। वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। सुहाना लजाती रही, पर उसकी बेचैनी श्रेयस के सामने छुप ना सकी। गुजरती उस रात में दोनों ने दिल से एक दूसरे को अपना लिया। सुबह सुहाना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी कि पीछे श्रेयस आकर खड़ा हुआ। आपको अपना कहा याद है ना, आप हमें बिल्ली का बच्चा दिलाएंगे। सुहाना ने उसकी ओर मुड़कर लाड़ से कहा। श्रेयस ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे को देखता रह गया। फिर बोला, मुंह दिखाई का गिफ्ट ले चुकी हो तुम, खबरदार अगर घर में बिल्ली का बच्चा लाई। उसने हल्की सी नाराजगी जताते हुए सोने की चैन उसके गले में पहना दी और हीरे का ब्रेसलेट उसकी कलाई में। लेकिन सुहाना का चेहरा अब भी उतरा हुआ था। हमें चाहिए बिल्ली का बच्चा, वो मुंह बनाते हुए बोली। श्रेयस मुस्कुराया। अब अपना बच्चा मिलेगा ना, बिल्ली का बच्चा भूल जाओ। ये कहकर उसने उसे थामा और कमरे से बाहर लाया। सुहाना शर्मा गई। कुछ महीनों बाद प्रियांक और रितु का एक खूबसूरत बेटा हुआ। वो लोग हवेली में ही बस गए।
दादी जी और दादाजी के साथ कई बार प्रियांक की माँ मिलने आई, लेकिन उसने उन्हें एक झलक भी बेटे की नहीं दिखाई। वो इस मामले में बहुत सख्त था। दूसरी तरफ श्रेयस और सुहाना दुबई शिफ्ट हो गए और वहां से वर्ल्ड टूर पर निकल पड़े। सुहाना की माँ भी दादी जी की ख्वाहिश पर हवेली में आ बसी। एक दिन सुहाना बगीचे में खेलते हुए एक प्यारी सी बिल्ली के बच्चे को देख पीछे भागी। तभी श्रेयस ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। खबरदार, अगर इस बिल्ली को हाथ लगाया तो उसने बिल्ली को खुद उठाया और आगे बढ़ गया। सुहाना मुंह बनाती रह गई, पर उसके दिल में सुकून था क्योंकि वो श्रेयस की संगत में थी। दोस्तों, प्यार वो सौगात है जो जीवन में रंग भर देती है। सच्चा प्यार करने वाला साथी किस्मत से मिलता है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को हाइप दें। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।